जम्मू कश्मीर में बाढ़ ने जो है काफ़ी कहर बरपाया है। खासतौर पर जम्मू अगर संभाग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। 43 से ज़्यादा जिंदगियां गई हैं। बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी मौजूद हैं। जो सब एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और अब बारिश रुक भी गई है, लेकिन कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा हिट है। आप अभी कठुआ भी गए थे, कल आप फोर्थ ब्रिज में गए। हर एक जहाँ हिट एरियाज़ हैं वहाँ पे आप खुद विजिट कर रहे हैं। अभी तक कनेक्टिविटी का क्या स्टेटस है? देखिए आपका जम्मू कठुआ पठानकोट रोड जो है मैंने खुलाया है। वहाँ दो ट्यूबें थी, एक ट्यूब हमने ओपन करा दिया है। मैं खुद भी अभी विज़िट करके वहीं से जो देवक ब्रिज है उसको भी चेक करके आया हूँ, और उसके बाद जो आपका सलाऊ ब्रिज जो आगे है कठुआ के अंदर पड़ता है, मैं उसको भी देख के आया हूँ। लेकिन एक शिकायत मुझे ज़रूर हुई। मैंने नेशनल हाईवे के जो ऑफिसरान हैं मैंने उनको पूछा कि आज आपके ये बार बार ब्रिज क्यों गिर रहे हैं। अब प्ली जो वो देते हैं, तो मैंने उनको एक ही बात कही कि हमारा ये तवी ब्रिज है जो 76-77 में बढ़ा, और जितना पानी का प्रेशर इस तवी ब्रिज ने झेला आज तक ये हिला नहीं। आपका अब्दुल्ला ब्रिज है जिसको हम गुजरनगर ब्रिज भी कहते हैं, उस ब्रिज को भी देखिए। आपका चौथा ब्रिज है, देखिए ब्रिज के स्पैन को कुछ नहीं हुआ। ये साइड में जो अप्रोच है जो एक गलती है वो हुआ, अदरवाइज ब्रिज वहाँ इंटैक्ट है। बट नेशनल हाईवे के जो ब्रिज बन रहे हैं वो सारे ब्रिज जो हैं डगमगा गए इस पूरी बारिश के अंदर, और इससे पहले भी जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इनके ब्रिजेस गिर जाते हैं, दब जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, जो मर्जी आप वर्ड यूज़ करें। जब ट्रैफिक ना चले तो वो हमारे लिए बेकार ब्रिज है। तो लिहाजा मैंने इनको कहा कि आपको जो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, जो डिज़ाइनर हैं, जो डिज़ाइन करते हैं इन ब्रिजेज़ को, तो वो क्या सोच के करते हैं, क्या देख के। क्योंकि हमेशा ब्रिजेज़ को जब बनाया जाता है उस दरिया की, उस नदी का पिछला 100 साल देखा जाता है कि वाटर लेवल क्या गया हाईएस्ट, उसी के मुताबिक वो डिज़ाइन किया जाता है। बट इनका डिज़ाइन ही कुछ हो रहा है। ऐसी बेतुकी से मुझे वो दे रहे थे, प्ली दे रहे थे, जो मुझे बड़ा गुस्सा आया, और फिर मैंने एक दो को डांटा भी, स्नब भी किया। लेकिन आने जाने का यही है कि मैं, क्योंकि जो मैंने नेशनल हाईवे की क्वालिटी देख रहा हूँ, मुझे तो आपके ये जो आपके फ्लाईओवर बन रहे हैं, मुझे तो इनके ऊपर खतरा पड़ गया। सर, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो कनेक्टिविटी बना रही है, ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, देश भर में वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आ रही हैं। तो उसको देखकर लगता है कि अब जो है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर भी संशय होगा जो एनएचएआई के पास। मैंने वही कहा कि ये बड़ा गंभीर इशू है, आप इसको लाइटली मत लीजिए। ये नहीं कि मैं किसी पे एलिगेशन लगा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ कि हमारे तवी ब्रिज, जिसने आज भी कितना पानी आपने देखा, ब्रिज को बिल्कुल हिट करके जा रहा था ऊपर जो हमारा ब्रिज है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्रिज टिके रहे। 3-4 जो हमारे पुराने ब्रिज हैं, आप जितने भी देख लीजिए, इस रास्ते पे भी जो पुराने ब्रिज हैं जो ये तोड़ रहे हैं, वो इनसे टूट ही नहीं रहे नेशनल हाईवे वालों से। इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के, नितिन गडकरी साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं, हम तो उनके नोटिस में ये चीज़ें लाएंगे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी का क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ गया है। आज उसको ये साबित करना पड़ेगा कि भाई आप जो काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में या देश में कहीं भी कर रहे हैं, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर क्योंकि पहाड़ी इलाका है और अर्थ क्यों प्रोन एरिया है, और इसमें अगर आप ब्रिजेस खड़े कर रहे हैं और तो कब बारिश हो जाए, कब पानी ज़्यादा आ जाए, अगर उस लिहाज से आप जब ब्रिजेस बना रहे हैं, आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी होगी और अपने डिज़ाइन पे पूरा गौर करना पड़ेगा। एक इशू है जिसके ऊपर बड़े गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरा में यहाँ तक ताल्लुक है जो आपने कहा कि रोडों का, वाकया रोड कनेक्टिविटी का बहुत नुकसान हुआ है इस पूरे जम्मू सूबे के अंदर। चाहे वो पीएमजीएस की सड़कें हैं वो टूटी हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं टूटी हैं, हमारे ब्रिजेस कई जगह कोलैप्स किए हैं, चाहे कॉजवेज हैं, चाहे कल्वर्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें नुकसान हो गई हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काफ़ी नुकसान हुआ है। अब इंडस्ट्री के अंदर भी आप किसानों का देखें, उनकी फसलें ख़त्म हो गई, किसानों के माल मवेशी बह गए पानियों में। अगर आप शहर में देखें, जो डाउनटाउन शहर है हमारे, जहाँ घनी आबादी है, जहाँ 2-2 मरले पे लोगों ने मकान बनाए, आज उनके मकान ख़त्म हो गए। 5-5, 6-6 फुट मलबा उनके अंदर पड़ा हुआ है। और ये उनका आज लोगों की हालत यह है कि खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, और दवाइयाँ लेने के लिए भी पैसा नहीं। आज बड़ा बुरा हाल, एक ऐसा माहौल है कि जिस साइड भी जाओ आप देखो सड़कों पे ट्रैफिक ही नहीं है, सड़क बाज़ारों के अंदर गहमा नहीं, क्योंकि लोग परेशान हैं, अपने घरों में आज साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। इसलिए बहुत बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये मैं तो ये कहता हूँ, ये खाली नुकसान नहीं बल्कि ये नेशनल डिज़ास्टर है, और इसको नेशनल डिज़ास्टर के लिहाज से ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, और जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है। और आपको याद होगा 2014 में कश्मीर में एक फ्लड आया था, और उसमें दिल्ली की सरकार
सरकार यही मोदी सरकार थी और जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। 80,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था। वो 80,000 करोड़ का पैकेज जो मोदी साहब ने दिया था उसमें जम्मू कश्मीर को, जम्मू के कश्मीर के लोगों के लिए, ठीक है वो उन्होंने अपना काम किया, बट बदकिस्मती ये रही कि जो सरकार यहाँ पे थी बीजेपी और पीडीपी के ने, वो पैसा इन्होंने खुर्द बुर्द किया, आगे पीछे मिसयूज़ किया। आज भी लोग कश्मीर में कहते हैं वो मुआवजे हमें नहीं मिले, वो पैसा पता नहीं कहाँ चला गया, वो अलग बात है। लेकिन आज जो जम्मू सूबे में नुकसान हुआ है, इस नुकसान को देखते हुए, क्योंकि ये पहाड़ी दरियाओं का नुकसान, वो झेलम का था, झेलम का एक बड़ी ठहराव वाली नदी है, वो आपको खुद पता है, बट जम्मू में जो नुकसान है ये पहाड़ी दरिया आए, खड्डें आई, जिससे बहुत नुकसान हुआ। जो सामने आया वो हिट हो गया और ख़त्म हो गया। इसलिए आज जम्मू सूबे के लिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा आपके माध्यम से, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, कि आपको जम्मू कश्मीर को जो 2014 में आपने 80,000 करोड़ का पैकेज दिया था, उससे दुगना पैकेज जो है आपको आज जम्मू कश्मीर को अगर आपने पैरों पे खड़ा करना है तो देना पड़ेगा, और ख़ासकर जम्मू सूबे के लिए। और जम्मू सूबे के जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज हैं जो बीजेपी के जीते हुए हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप यहाँ फ़ोटो सेशन मत करिए, इन लोगों की गरीबी का मजाक मत उठाइए, इनकी बर्बादी का मजाक मत उठाइए। अगर सही मायने में आप इन लोगों को मदद करना चाहते हैं तो दिल्ली में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाएं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के पास हम भी जाएंगे, आप भी जाइए। जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी अपनी बात रखेंगे, एक पूरा पैकेज के लिए डिमांड करेंगे। बट जो हमारे बीजेपी के एमएलएज हैं जम्मू कश्मीर में, उनको भी वहाँ जाके लोग दिल्ली में और बात रखनी चाहिए और मुआवजे के लिए डिमांड करनी चाहिए। जहाँ तक उमर साहब का ताल्लुक है, उमर साहब परसों आए, वो जम्मू शहर में घूमे और उमर साहब से जितना हो सकता था उन्होंने किया, और उसके बाद जाते साथ ही उन्होंने रिव्यू मीटिंग ली और हर डीसी के डिस्पोजल पे 10-10 करोड़ रुपया रख दिया कि आपको इमरजेंसी में जहाँ पैसे की ज़रूरत है आप करिए। जो क्योंकि जम्मू कश्मीर आज यूटी है, स्टेट नहीं है, बट जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक उमर साहब ने 10-10 करोड़ रुपया दिया है। अब डीसीज़ के ऊपर हम यही है, उम्मीद यही करेंगे कि वो पैसा सही इस्तेमाल करेंगे, मिसयूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा, माता वैष्णो देवी के लिए भी उमर साहब ने 6 लाख रुपया अपनी तरफ से जो सरकार की तरफ से बनता है वो मुआवजा दिया है। सर इस सवाल पे मैं आऊँगा। एक मिनट, 6 लाख उनकी जान की कीमत नहीं है। एक जान की कीमत, बेशक वो गरीब थे, लाखों हज़ारों करोड़ रुपए उनकी कीमत है, लेकिन फिर भी जितना उमर साहब से बन सकता था वो पैसा उन्होंने उमर साहब ने उन लोगों के लिए अनाउंस किया है। इसलिए उमर साहब से जितना हो सक रहा है उमर साहब वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अब बड़ी जिम्मेदारी जो है, जहाँ रेस्क्यू का ताल्लुक था वो रेस्क्यू जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है, बट अब रिहेबिलिटेशन का जहाँ ताल्लुक है, इसके लिए दिल्ली सरकार के बहुत बड़े पैकेज की हमें ज़रूरत है। वैष्णो देवी की आपने बात की, वहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है कि त्रासदी हुई, बात ये है कि वहाँ पर क्या हुआ। क्योंकि कल जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट आता है जो ये कहता है कि क्लाउड बस्ट हुआ था, लेकिन अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट सिर्फ 50 मीटर के दायरे में हुआ, पानी आया तो गया कहाँ, यात्रा अगर रोकी गई थी तो यात्रियों की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेवारी किसकी थी? देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार ने कहे, आप ये एलजी साहब की सरकार, हमने पूछा किसकी थी, जो आप कहते हैं ना कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, वो उमर अब्दुल्ला सरकार ने, वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड की तरफ। वो आप श्राइन बोर्ड का कहें, क्योंकि जब आप सरकार कहते हैं तो हम उसमें आते हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार का कहीं कोताही नहीं है, ये कोताही कहीं है तो श्राइन बोर्ड की है, और ये कोताही जो, और श्राइन बोर्ड का चेयरमैन जो है वो एलजी साहब हैं, और एलजी साहब को अब देश को जवाब देना है। जम्मू कश्मीर को तो जो किया हुआ, बट देश को जवाब देना पड़ेगा एलजी साहब को कि ये त्रासदी हुई कैसे। देखिए, ये एक बार गलती नहीं हुई। हमारा पहलगाम जब बाईसरण हुआ, वहाँ भी जो हुआ, वहाँ गलती एलजी साहब ने 82 डेज़ के बाद गलती मानी। पहले तो वो 82 डेज़ चुप रहे, 82 डेज़ के बाद उन्होंने कहा जी हमसे गलती हुई, हमारी गलती थी, तब लोग मारे गए, वो हमारे मेहमान मारे गए। उस समय भी आपने 26-27 लोगों को मरवाया। आज जब फिर माता मचेल की यात्रा हुई, यात्रा का जब रेड अलर्ट था, पूरे खिता चिनाब वैली के अंदर सब कुछ बंद था, और ये था कि भाई खिता चिनाब वैली के अंदर, किश्तवाड़ वगैरह के अंदर बारिश होगी, भारी बारिश होगी, रेड जोन उसको डिक्लेयर किया गया था। बट उसके बावजूद भी आपने मचेल माता की यात्रा रखी, पार्डर में लोग मारे गए, वो यात्रा क्यों नहीं बंद की गई, ये भी एक सवाल है। वहाँ लोग मारे गए, 63 लोग मारे गए, कम नहीं मारे गए, 63, अभी भी डेड बॉडी निकल रही हैं, और वहाँ भी फोटो सेशन बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बाकी उन लोगों का फिक्र कोई नहीं। वो एक सामने है कि एलजी साहब को, क्योंकि एलजी साहब खुद कहते हैं पुलिस मेरे पास है, वो कहते हैं कैडर मेरे पास है, आईएएस अफसर मेरे पास हैं। जब डीसी एलजी साहब लगाएगा, एसएसपी एलजी साहब लगाएगा, तो फिर जब ये 63 लोग मरे तो एलजी साहब क्यों नहीं जिम्मेवारी लेगा?
एलजी साहब को तो जिम्मेदारी लेनी है, और ये एलजी साहब के पूछना चाहिए डीसीज को, भाई ये कैसे पार्टर में कैसे हुआ, क्यों लोगों को वहाँ से हटाया क्यों नहीं गया, आपने लोगों को रोका क्यों नहीं, एक ही जगह इतने लोग क्यों बैठाए गए। अभी हमने सोचा था शायद ये 22 रन पहलगाम से कुछ सीखेंगे, वहाँ से नहीं सीखा। फिर आपका मचेल माता की यात्रा हो गई, हमने सोचा चलो यहाँ लोग मरे बेचारे गरीब मारे गए, यहाँ कुछ सीखेंगे, वहाँ भी कुछ नहीं सीखा। आज आपके सामने दोबारा तीसरा हादसा है, जो जहाँ माता वैष्णो देवी का इतना बड़ा हादसा हो गया अर्धकुंवारी में। और ठीक है मचेल माता की जो वहाँ श्राइन बोर्ड नहीं, बट यहाँ तो श्राइन बोर्ड है, और यहाँ का एक तौर तरीका है श्राइन बोर्ड का। पर्ची किस लिए काटते हैं नीचे, इसलिए कि भवन में कितने लोग हैं, अर्धकुंवारी में कितने लोग हैं, उनकी गिनती रखी जाए। और आप जब देखते हैं हालात ख़राब हो गए या रश ज़्यादा हो गए तो आप कटरा में आप यात्रा रोकते हो। ये हम भी जब यात्रा करते थे चाहे बचपन में, तो ये चीज़ें हमारे साथ भी बीतती थी। तो आपने यात्रा क्यों नहीं रोकी एलजी साहब? आप बैठे थे कहीं बिहार में थे कि यूपी में थे, कहाँ बैठे हुए थे? और जब 22 रन हुआ तब भी आप दिल्ली में थे, ये मचेल का हुआ तब भी आप कहीं बाहर थे, आज माता वैष्णो देवी में हुआ तब भी आप बाहर थे। ठीक है आप बाहर थे, लेकिन एक फ़ोन तो आप अपने सीईओ को कर सकते थे ना कि भाई यात्रा बंद करो। जब स्कूल कॉलेजेस बंद थे तो यात्रा क्यों बंद नहीं हुई? जब एसेंशियल सर्विस को छोड़ के बाकी मुलाजमों को छुट्टी कर दी तो उसमें यात्रा क्यों नहीं बंद की गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता। और अच्छा जवाब क्या देते हैं कई लोग, नहीं जनाब यात्रा बंद थी लेकिन ये लोग ऊपर से वापस आ रहे थे। भैया ये भी तो वापसी भी तो यात्रा ही कहते हैं ना, उसका नाम यात्रा ही होते हैं ना। लोग जो जाएंगे वो वापस आएंगे, इसी को तो यात्रा कहते हैं। तो आपने उनको ऊपर क्यों नहीं रोका? ये अपनी गलती छुपाने के लिए आप झूठ के ऊपर झूठ मारे जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है, यहाँ दो सरकारें चल रही हैं, एक एलजी सरकार चल रही है, एक उमर अब्दुल्ला सरकार चल रही है। जम्मू कश्मीर की जो आबो हवा है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो नब्ज है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो जानता है वो यहाँ की चुनी हुई सरकार जान सकती है, और कोई नहीं जानता। श्राइन बोर्ड सुनिए, तो इसलिए यहाँ एक ही सरकार चाहिए जो सरकार की हर चीज़ पे अकाउंटेबिलिटी हो। ये दो सरकारें जो चल रही हैं उससे कारण जम्मू कश्मीर नुकसान हो रहा है। अब पुलिस जिस सरकार के, उमर अब्दुल्ला सरकार के पास, जिसके पास पुलिस नहीं है, IAS IPS अफसर नहीं है, एक DC नहीं लगा सकते हम, तो मुझे बताएं कौन सी सरकार है? तो एलजी साहब ये आपकी सरकार है ना, तो इसलिए अगर आपकी सरकार है तो फिर आपको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये 35 लोग माता वैष्णो देवी के चरणों में वहाँ अर्धकुंवारी में जो मारे गए हैं, इसकी जिम्मेवारी आपकी है। और मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि आप कितनी बार इनको एलजी साहब को माफ़ी देंगे, कभी ना कभी तो आपको इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ अमित शाह साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप इस पर एक्शन करिए। इससे खाली बदनामी पूरे देश की सरकार की बदनामी हो रही है, जो जम्मू कश्मीर में ये घटनाएं हो रही हैं बार बार। तो इसलिए एलजी साहब के ऊपर, अगर एलजी साहब की गलती है, प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को एक साफ सुथरी इंक्वायरी वहाँ से बैठानी चाहिए। उसमें अगर एलजी साहब बीइंग ए चेयरमैन ऑफ श्राइन बोर्ड, अगर उनकी गलती है तो उन पर एक्शन होना चाहिए, अगर सीईओ की गलती है तो सीईओ के ऊपर एक्शन होना चाहिए। जिसकी भी गलती है, ये जो 35 लोग मारे गए हैं इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, मचेल माता के जो लोग मारे गए हैं उस पर भी इंक्वायरी। सर यहाँ पे अब इमीडिएट एक्शन क्या? आपने इंक्वायरी की एक बात की, 35 लोगों की मौत हुई है, क्या श्राइन बोर्ड पर FIR? क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP शिशपाल वैद ने भी एक ट्वीट करके कहा कि श्राइन बोर्ड पर तो FIR होनी चाहिए, 35 जिंदगियां गई हैं। मैंने कहा कि श्राइन बोर्ड के चाहे वो चेयरमैन है चाहे सीईओ है, जो भी इसमें जिसकी भी गलती है उसके ऊपर FIR लगनी चाहिए। और ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हुआ, ये मर्डर कराया गया है, लोगों को मौत के कुएं में धकेला गया है। ये छोटी बात नहीं है मेरे भाई। कल कटरा बंद रहा, और जब ये नुकसान होते हैं, जब बाहर से हमारे मेहमान आते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर की धरती पे मारे जाते हैं, कितना नुकसान होता है लोगों का, लोगों के बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं, पूरी यात्रा डाउटफुल हो जाती है, पूरा रूट आपका जो आज आपने रूट को कटरा वालों ने जब कहा जी यहाँ गंडोला मत लगाओ, कितनी स्ट्राइक की, उसके बावजूद भी आप उस पहाड़ों से छेड़छाड़ करें। जितना माता वैष्णो देवी के पहाड़ों से या जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से आप छेड़छाड़ करेंगे, समझिए आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मौत ला रहे हैं। क्यों? जम्मू कश्मीर के पहाड़ जो हैं नौजवान पहाड़ हैं। इसकी जो भी रिसर्च हुई है उन्होंने कहा है इनसे इतनी छेड़छाड़ मत करिए, और ख़ासकर त्रिकुटा हिल जो है इसके साथ तो आप छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। तो आप बार बार उन पहाड़ों पर कभी कुछ का छेड़छाड़ करते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, उसका भी नुकसान है। और श्राइन बोर्ड सिर्फ आज माता के नाम पर लूटने का काम कर रही है, और इससे ज़्यादा करने वो पैसे की कमाई करके पता नहीं
कितना पैसा कमाना, उन्होंने कहाँ पैसा, ना तो वहाँ लोगों के लिए कोई फैसिलिटी है, ना वहाँ लोगों के लिए, गरीबों के लिए अब लंगर है कि लोग वहाँ रहें, लंगर खाएं, मुफ्त में जाएं और मुफ्त में आएँ। मुझे याद है गुलशन कुमार एक लंगर लगाता था, बाद में उसकी मौत हो गई तो सब कुछ हुआ, बट क्या श्राइन बोर्ड एक लंगर नहीं लगा सकता? तो इसलिए ये बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जो आपने कहा कि यहाँ पे एक FIA की ज़रूरत है, एक पर्चा लगने की ज़रूरत है, और हर उसमें आदमी श्राइन बोर्ड ऊपर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम आना चाहिए, बॉटम टू टॉप नहीं जाना चाहिए जब भी आप कोई एक्शन लें। ये ना हो कि टॉप फिर बच जाए तो बॉटम मारा जाए। तो इसलिए हम चाहेंगे चाहे टॉप की गलती है चाहे बॉटम की है, जिसकी भी गलती है श्राइन बोर्ड की, लेकिन LG साहब को अभी तक इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि LG साहब अगर सही मैंने में जिम्मेदारी लें तो ये तीनों हादसे की अगर जिम्मेदारी उन्होंने पहले की तो ली, इन दूसरों की अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो 1 माफ़ 2 माफ़, तीसरी बार माफ़ नहीं होता, फिर तीसरी बार फिर रिज़ाइन ही होता है। इस्तीफा देना चाहिए। मैंने क्या कह दिया आपको? कह तो दिया, 1 माफ़ 2 माफ़, तीसरी बार रिज़ाइन ही है। सर एक और बात, लास्ट सवाल रहेगा, एक पूरे ओवरऑल असेसमेंट अगर जम्मू जोन का किया हो तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, और ओवरकम करने के लिए इनिशली, मतलब ये नहीं है कि पूरा ओवरकम, लेकिन रिस्टोरेशन, मेन रिस्टोरेशन, कनेक्टिविटी बनी वसूली। मैंने आपको कहा कि बहुत नुकसान है। मैं अभी भी जो अभी आज शाम सुबह मैं अपने इंजीनियर्स को पूछ रहा था, PMJSY की और PWD की, हमारी ना करते भी कम से कम 800-900 सड़कें PWD की टूट गई हैं। हमारी कम से कम भी 2100 सड़कें हमारी PMJSY की टूट गई हैं, जो बिल्कुल हैं। ओवरऑल हमारी जो सड़कें हैं जितनी भी हैं, चाहे 3100-3200 जो हमारी PMJs की हैं या PWD की जो हमारी हैं, वो सारी उनको खड्डे पड़ गए हैं। कुछ तो बिल्कुल, मैं जो बता रहा हूँ पहली वाली वो तो टूट ही गई हैं, ये दूसरी जो बता रहा हूँ जिनमें खड्डे पड़ गए हैं, हमें अभी मैग्डेमाइज़ किया था, आपने देखा कहीं मैग्डेमाइज़ दिख रहा है? सारा टूट गया। इसलिए ये सड़कें दोबारा मैग्डेमाइज़ करनी पड़ेंगी, ये सड़कें दोबारा बनानी पड़ेंगी, कलवर्ट हों, ब्रिजेज़ हों, आपके काजवेज़ हों, हर चीज़ें दोबारा तैयार करनी पड़ेंगी। इसी तरह इंडस्ट्री है, इसी तरह का फार्मर्स की फसल है, इसी तरह का उनकी माल मवेशी हैं। आज मुझे बताएं कौन सी भैंस है जो 2 लाख 2.5 लाख से कम आती है, कौन सी गाय है जो 1.5 और 2 लाख से कम आती है? तो इसलिए बहुत बड़ा नुकसान है। फिर हमारे लोगों के घर, जिनके पास आज कुछ भी नहीं है खाने को, जिनके मकान ख़त्म हो गए हैं बेचारों के, जिस मकान के अंदर 8 फुट मलबा है, उस मकान के अंदर क्या रहा, और वो मलबा ही नहीं निकल पा रहा। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है। इसके लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि एक गट्ठा, एक मुआवजा, और बहुत जल्दी मुआवजे की ज़रूरत है, जहाँ पे बिल्कुल एक फास्ट ट्रैक पे काम हो और रिहेबिलिटेशन का, और लोगों को अगर कहीं हम समझते हैं कि लोगों को ख़तरा है, यहाँ मकान में रह नहीं सकते, तो उनको कहीं गवर्नमेंट कॉलोनियों में बना के उनको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर ये कदम उठाने की ज़रूरत है, और खाली एक कदम नहीं, एक के टाइम में 8-10 कदम उठाने की ज़रूरत है, जिससे लोगों का रिहेबिलिटेशन होगी और लोग जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर जम्मू सूबे के अपने पाँव पे खड़े होंगे।